जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भीतर जो हिंसा रविवार शाम और देर रात हुई, उसे लेकर पूरे देश भर में आक्रोश है। इसे लेकर हर कोई अपनी अपनी बातों को सामने रख रहा है। जहां वामपंथियों को भारत छोड़ने तक की चेतावनी जारी की जा रही है, वहीं पर एबीवीपी लगातार तरह तरह की वीडियो सामने रख रहा है कि कैसे वामपंथी दलों ने अपने अपने तरीके से हिंसा की है। लेकिन इस जेएनयू में हुई वारदात को लेकर पूरे देश में एक जबरदस्त माहौल है। एक ऐसा साइड इफेक्ट है जो देखना आपके लिए आवश्यक है। जेएनयू में रविवार को जो कुछ हुआ वो फीस बढ़ोतरी को लेकर शुरू हुआ विवाद था जो हिंसक हुआ था। लेकिन अब जेएनयू के नाम पर देश भर में हंगामा प्रदर्शन जारी है। कहीं जेएनयू के समर्थन में आवाज उठ रही है तो कहीं लेफ्ट के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। मारपीट की यह तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की है। यहाँ जेएनयू को लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ता भिड़ गए। छात्रों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला किया। इस हमले में एनएसयूआई के महामंत्री निखिल सवानी घायल हो गए। मामले को शांत कराने के लिए पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। हरियाणा के रोहतक में भी जेएनयू के मुद्दे पर प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में लेफ्ट समर्थित छात्र जेएनयू के लेफ्ट साथियों के समर्थन में जुटे थे। इसी दौरान एबीवीपी ने भी लेफ्ट छात्र संगठनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एबीवीपी ने पुतला जलाया और वामपंथियों भारत छोड़ो के नारे लगाए। जेएनयू में हुई हिंसा के खिलाफ मुंबई में भी 2 दिन तक प्रदर्शन चला। पहले तो जेएनयू की हिंसा के विरोध में गेटवे ऑफ इंडिया पर जो भीड़ जुटी वो कश्मीर की आजादी मांगती दिखी। इस पोस्टर को देखिए जिस पर लिखा है फ्री कश्मीर। जब इस पोस्टर को लेकर देशद्रोह जैसे संगीन आरोपों की चर्चा होने लगी तो पढ़ी लिखी और काफी समझदार इस युवती ने अजब गजब दलीलें दी। कभी कहा कि पोस्टर वहीं पड़ा था और गलती से उठा लिया, कभी कहा कि कश्मीर में इंटरनेट की मांग पर प्रोटेस्ट कर रही थी। Because of the internet shutdown that is there since last 5 months, that right is completely gone for people of Kashmir. अगर हम कहते हैं वो अपने हैं, तो हमें उन्हें अपने जैसा ट्रीट भी करना चाहिए. They should get the basic rights that we are getting. So they should have the freedom to express themselves. और बस यही ख्याल से मैंने वो पोस्टर उठाया. जहां कश्मीर की आजादी मांगी जा रही थी, वहीं पर अनुराग कश्यप, विशाल डडलानी, दिया मिर्जा, तापसी पन्नू जैसे फिल्म कलाकार मौजूद थे। फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज ने तो कविता पाठ कर सत्ता को निशाने पर लिया। सच भी झूठा झूठा लगने लगता है, क्या बात है। सच भी इतना झूठा लगने लगता है, झूठ भी इतनी सच्चाई से बोलते हो, क्या बात है। सच भी इतना झूठा लगने लगता है, झूठ भी इतनी सच्चाई से बोलते हो। फर्क कहाँ करते हो तुम बाशिंदों में, बस मजहब के कांटे पर ही तोलते हो। सोमवार से गेटवे ऑफ इंडिया पर अव्यवस्था फैला रहे प्रदर्शनकारियों को सुबह होते ही पुलिस ने हटाना शुरू किया तो हंगामा हो गया। पुलिस प्रदर्शनकारियों को आजाद मैदान भेज रही थी और प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि उनसे नाम पता और फोन नंबर मांगा जा रहा है। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टी न्यूज़ नेशन। साइड इफेक्ट्स देश के कोने कोने में देखे जा रहे हैं और हिंसा अभी भी कई जगहों पर हो रही है। इस बीच जेएनयू हादसे को लेकर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की है। 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक एफआईआर दरअसल 2 एफआईआर दर्ज किया गया है जेएनएसयू के ऊपर, जिसमें एक जेएनएसयू के प्रेसिडेंट के ऊपर उनके नाम से एफआईआर है, लेकिन तीसरे एफआईआर में अनजाने अज्ञात लोगों का नाम है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक दिल्ली पुलिस ने 5 जनवरी के पूरे हादसे पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है। एफआईआर दर्ज किया गया है तो 3 जनवरी और 4 जनवरी के मामले पर, यानी कि 5 जनवरी को जो कुछ हुआ अभी उस पर पुलिस जांच ही कर रही है। जेएनयू में हुई हिंसा को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ना तो नकाबपोशों का पता चल पाया है और न ही गुनहगारों के गिरबान तक पुलिस के हाथ पहुंच पाए हैं। पुलिस वीडियो फुटेज खंगाल रही है और एफआईआर दर्ज करके जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर 3 जनवरी को दर्ज की गई, जबकि दूसरी 4 जनवरी को और तीसरी 5 जनवरी को दर्ज की गई। इसमें 4 जनवरी को यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से दी गई शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आईसी घोष समेत 19 छात्रों के नाम हैं। इन लोगों पर जेएनयू प्रशासन ने सर्वर रूम में तोड़फोड़ कर कब्जा करने का आरोप लगाया है।
तीसरी एफआईआर पुलिस ने हिंसा के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज की है। इसमें किसी का नाम नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जो है केस का राइट अर्नेस्ट में चल रहा है। तमाम तरीके के सीसीटीवी फुटेजेस जो अवेलेबल हैं हमने ले लिए हैं और जो सोशल मीडिया से जो फुटेजेस कलेक्ट हो रही हैं और जो चैट्स कलेक्ट हो रही हैं वो भी संज्ञान में लिए गए हैं। हिंसा के मामले की जांच करने के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने जेएनयू कैंपस का दौरा किया। ज्वाइंट सीपी शालिनी सिंह हिंसा की जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। जांच में पुलिस को करीब 100 मोबाइल फुटेज मिले हैं। मामले की तह तक पहुंचने के लिए हिंसा में घायल सभी 34 छात्रों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही पेरियार, साबरमती समेत कई हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। वहीं जेएनयू प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से कानून हाथ में नहीं लेने की भी अपील की है। The incident that took place on Sunday is a very unfortunate incident. Our campus is known for debates and discussions to resolve any issues. Violence is not the solution. भी स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स हैं, सबको मैं अपील करता हूं कि आप मूवमेंट करो, आप प्रोटेस्ट करो, आप सब कुछ करो, मगर ये सारे लार्जर स्टूडेंट कम्युनिटी का हित को नज़र में रखते हुए करना चाहिए। जेएनयू की घटना को लेकर पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार पुलिस से शिकायत के बाद भी पुलिस ने एक्शन लेने में देरी की और हिंसा के 48 घंटे बाद भी जो रवैया पुलिस का रहा है उससे एक बार फिर पुलिस सवालों के घेरे में है। क्राइम ब्रांच की टीमें जांच में जुटी हैं। जेएनयू कैंपस का कोना कोना खंगाला जा रहा है। संदिग्धों की शिनाख्त करने के लिए पूरी ताकत लगाई गई है। 5 जनवरी को जेएनयू में हिंसा हुई थी, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच जारी है और पुलिस इस मामले में फिलहाल कुछ ज्यादा बताने को तैयार नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। 7 साल लग गए, लेकिन आखिरकार निर्भया को इंसाफ मिला। निर्भया के माता पिता आज इस बात से संतुष्ट रहे कि 4 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई और यह मौत की सजा अब कार्यान्वित होगी 22 जनवरी सुबह 7 बजे। यानी कि आखिरकार 7 सालों के लंबे इंतजार के बाद निर्भया को इंसाफ मिला है। एक लंबा रास्ता रहा, लेकिन इस पूरे रास्ते ने यह साबित कर दिया कि आज हमारे देश में आवश्यकता इस बात की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बेहतर से बेहतर तरीके से तुरंत काम करते दिखाई दें। निर्भया के इस पूरे मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था और इस जघन्य अपराध पर आज जब फैसला आया है तो देश के कोने कोने से लोग इस बात पर खुशी इजहार कर रहे हैं कि आखिरकार इंसाफ हुआ है। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने निर्भया के 4 कातिलों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया। मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा, देश के बेटियों को इंसाफ मिलेगा, आगे भी मैं लड़ती रहूंगी। अदालत के आदेश के मुताबिक 22 जनवरी को सुबह 7 बजे 4 दोषियों को फांसी दी जानी है। निर्भया के कातिलों को फांसी पर चढ़ाए जाने की मांग लेकर निर्भया के माता पिता ने अदालत में अर्जी दी थी। उसी अर्जी पर सुनवाई करते हुए दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। इससे पहले 4 दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आखिरकार डेथ वारंट जारी कर दिया। इससे पहले दोषियों की ओर से सजा में देरी की तमाम कोशिशें की गई। 3 जनवरी 2013 को निर्भया के मुजरिमों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। 13 सितंबर 2013 को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने 4 दोषियों को फांसी की सजा सुना दी थी। 13 मार्च 2014 को हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। 2 जून 2014 को 2 आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी, लेकिन इसके बाद दोषी बारी बारी से कभी रिव्यू पिटीशन, तो कभी क्यूरेटिव पिटीशन, तो कभी दया याचिका के बहाने सजा से बचने की कोशिश करते रहे। आखिरकार निर्भया के माता पिता ने अदालत से गुहार लगाकर दोषियों को फांसी देने की मांग की और अब अदालत ने डेथ वारंट जारी कर दिया। अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। 2013 में ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को बहाल रखा, लेकिन डेथ वारंट जारी होते होते 2.5 साल का वक्त भी गुजर गया। हम सब जानते हैं कि कोर्ट्स में इस पूरे मामले को लेकर तरह तरह के दावपेच किए गए, क्योंकि कानून में किसी भी निर्दोष को सजा देने का प्रावधान नहीं है। लेकिन इन प्रावधानों का बेजा इस्तेमाल कर दोषी अपने आप को कैसे बचाते हैं और अभी भी बचने की उम्मीद रखते हैं, जरा ये देखिए।
सब से सर्टिफिकेट ले लिए गए हैं। क्यूरेटिव पिटीशन के लिए सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और लास्ट मोमेंट पर उन्होंने कहा जो पवन की एसएलपी पड़ी थी उसकी कॉपी लाई। अब पवन की एसएलपी उस समय दूसरे एडवोकेट ने डाली थी, उनसे कॉपी लेनी, उनका संपर्क नहीं हो पा रहा। अब उनसे हम कॉपी लेने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे वो हमें कॉपी दी जाए जिससे हमारा आगे का प्रोसेस हो सके। अक्षय कुमार की अभी लास्ट 18 दिसंबर को लास्ट वर्किंग डेट था, उस दिन डिसमिस हुई थी, जिसकी कॉपी हमने जेल के द्वारा मांगी हुई। अभी जेल से सर्टिफाइड मिलेगी, फिर उसका आगे प्रोसेस हो जाएगा। कानूनी दावपेच पर तारीख, लेकिन देश की जनता आज खुशी मना रही है क्योंकि देश की बेटी निर्भया को आखिरकार इंसाफ मिला है। ये कानपुर की तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जजमेंट के आने के बाद ही जैसे ही डेथ वारंट पर हरी झंडी मिली कोर्ट के द्वारा, लोगों ने खुशियां मनाई, पटाखे दगाए गए, नारेबाज लगे, देश में आस्था एक बार फिर हुई, कानून व्यवस्था एक बार फिर बहाल हुई। देश के कोने कोने से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आइए अब आपको पटना की भी तस्वीर दिखाते हैं जहां पर कुछ ऐसी ही खुशियां मनाई जा रही हैं। और ये पटना की तस्वीरें हैं जहां लड़कियां बहुत मुखर तरीके से विक्ट्री साइन सामने रख रही हैं और बता रही हैं कि देखिए आज हम नहीं डरते क्योंकि हमें अपने देश के कानून पर भरोसा है। तो तय हो गया अब कि डेथ वारंट पर साइन हो चुका है। 22 जनवरी 7 बजे सुबह चारों को फांसी दी जाएगी। लेकिन फांसी देने की यह प्रक्रिया क्या है, कैसे दी जाती है फांसी, और फांसी का यह पूरा तत्व कैसे होता है, जरा इस पर यह जानकारी देखिए। पेन की नींव तोड़कर मौत की सजा सुनाते हुए जज। जब कोर्ट में किसी अपराधी को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो इसी तरह पेन की नींव तोड़ दी जाती है। दोषी के खिलाफ जारी होता है ब्लैक वारंट। जुडिशियल प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो है सुप्रिंटेंडेंट जेल जो है वो ब्लैक वारंट के लिए मूव कर सकता है। ब्लैक वारंट जो है जिस ट्रायल कोर्ट ने फांसी दी होती है वही कोर्ट जो है ब्लैक वारंट इशू करती है। ब्लैक वारंट पे किस डेट को मुलजिम को लटकाना है और किस टाइम पे लटकाना है ये लिखा हुआ होता है। कुछ इस तरह दिखता है ब्लैक वारंट। इसके सबसे ऊपर लिखा हुआ है फॉर्म नंबर 42। उसके बाद कॉपी वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस ऑफ डेथ लिखा गया है। इसके बाद पहले खाली कॉलम में उस जेल का नंबर लिखा होता है जिस जेल में फांसी दी जाएगी। उसके बाद अगले कॉलम में फांसी पर चढ़ने वाले दोषी के नाम लिखे जाते हैं। अगले खाली कॉलम में केस का एफआईआर नंबर, केस नंबर लिखा जाता है। इसके बाद के कॉलम में किस दिन ब्लैक वारंट जारी हो रहा है वो तारीख लिखी जाती है। उसके बाद के कॉलम में फांसी देने वाले दिन यानी कि मौत के दिन की तारीख लिखी जाती है। फांसी की तारीख तय होने के बाद जेल सुप्रिंटेंडेंट इसकी जानकारी कैदी के परिवार को देते हैं। जेल सुप्रिंटेंडेंट फांसी का वक्त भी तय करते हैं। फांसी के वक्त की जानकारी आईजी, सेशन जज और सरकार तक पहुंचाई जाती है। इसके बाद शुरू होती है फांसी देने की प्रक्रिया। फांसी देने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है कैदी के मेडिकल टेस्ट से। फांसी के लिए कैदी का शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना जरूरी है। फांसी की तारीख तय होने के बाद वक्त खास वजहों से मुकर्रर किया जाता है। नियमों के मुताबिक सूर्योदय के पहले कैदी को फांसी दी जाती है। पूरी दुनिया में फांसी देने का यही नियम चल रहा है। भारत के जेल मैनुअल में फांसी के समय के बारे में दिशा निर्देश साफ है। जेल मैनुअल कहता है कि फांसी सुबह तड़के ही दी जानी चाहिए। ये हमेशा सूरज की पहली किरण से पहले खत्म हो जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सुबह जेल का प्रशासनिक काम प्रभावित नहीं हो। फांसी देने के बाद मेडिकल परीक्षण भी होता है, जिसके बाद कई तरह की कागजी कार्रवाई होती है। इसमें वक्त लगता है। हर मौसम के हिसाब से फांसी का समय सुबह बदल जाता है, लेकिन ये समय भी तय करने का काम केंद्र और राज्य सरकारें ही करती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर घाटी में ऐसा लगता है कि आतंकवादी एक बार फिर सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा भी जा रहा है। पाकिस्तान से भेजे गए ये आतंकवादी मिशन कश्मीर को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ऐसी एक मिशन के दौरान अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया।
हिंदुस्तान की जन्नत को आतंक से आजाद करवाने का मिशन जारी है। हिंदुस्तान के रणवीर एक एक आतंकी का खात्मा करने में लगे हैं। पाकिस्तान के भाड़े के दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में एक आतंकी को मार गिराया। बताया जा रहा है कि सेना को पुलवामा में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभालते हुए हिजबुल के एक टेररिस्ट को ढेर कर दिया। इस आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला है, जिससे पता चलता है कि इस दहशतगर्द के मंसूबे कितने खौफनाक थे। आशंका जताई जा रही है कि इस इलाके में अभी और कई आतंकी छुपे हो सकते हैं, जो सुरक्षा बलों पर हमले की ताक में हैं। लिहाजा बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है, ताकि यहाँ छुपे आतंकियों को किसी भी तरह बच निकलने का मौका न मिल पाए। शनिवार को भी एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। आतंकी निसार अहमद डार का संबंध आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा से बताया जाता है और सुरक्षा एजेंसियों को उसकी काफी समय से तलाश थी। वहीं कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से अब तक 30 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि भारतीय सुरक्षा बलों के टारगेट पर 250 से ज्यादा आतंकी है। और सेना ने भी ठान लिया है कि जब तक कश्मीर में आतंकी जिंदा रहेंगे, तब तक दहशतगर्दों के खिलाफ बंदूकें शांत नहीं होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस को टिप ऑफ मिला कि इस इलाके में मिलिटेंट्स मौजूद हैं, जिसके बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसी दौरान मिलिटेंट को सरेंडर करने का ऑप्शन भी दिया गया। मिलिटेंट की फैमिली को बुलाया गया और उसे पूरी कन्विंस करने की कोशिश की गई कि वो सरेंडर करे, पर मिलिटेंट ने सरेंडर नहीं किया। उसने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके बाद एक ब्रीफ इनकाउंटर चला और उस इनकाउंटर में ये हिजबुल मुजाहिदीन का मिलिटेंट मारा गया। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। राइब आपको दिखाते हैं कैसे पहाड़ी क्षेत्रों में हिंदुस्तान में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, इतनी जबरदस्त कि रूह कांप उठे। पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दीली हवाओं ने जीना किया दूभर। बर्फ की आगोश में पूरा इलाका, पेड़ों पर बर्फ, सफेदी की चादर में लिपटे पहाड़, सड़कों पर जमी मोटी बर्फ, जहां तक नजर जाती है पूरा इलाका सफेद है। तस्वीरें पुंछ की, जहां बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। भारी बर्फबारी से यह इलाका पूरी तरह जम गया है। बर्फबारी का आलम यह है कि एक के बाद एक जब कार बंद हो जा रही है तो उसे स्टार्ट करने के लिए धक्का देना पड़ रहा है। बर्फबारी से इलाके के लोग बेहद परेशान हैं, लेकिन सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। कुदरत की अनमोल नेमत से वो खुश हैं। सैलानी एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक रहे हैं। हर कोई इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। एक दूसरे के साथ सेल्फी ली जा रही है। बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई है कि हरे भरे पेड़ों पर सफेदी की मार है। सड़क पर इतनी बर्फ जमी है कि गाड़ियों को संभल कर चलाना पड़ रहा है। कार के पहिए बर्फ की वजह से फिसल रहे हैं। अगर जरा सी लापरवाही हुई तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। बच्चों को भी बर्फबारी में मजा आ रहा है। वो भी सर्दी को भूलकर एक दूसरे पर बर्फ के गोले उछाल रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है मानो बर्फ के पहाड़ हों, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है कि पहाड़ों का रंग और रूप ही बदल गया है। नरकंडा में कई साल बाद ऐसी बर्फबारी देखने को मिली। 9000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ के बर्फीले ढलान टूरिस्टों की मनपसंद जगह है। देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी यहाँ बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहुँचते हैं। नरकंडा में जोरदार बर्फबारी हुई है, जिससे सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछ गई, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। गाड़ियों को ड्राइव करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी की वजह से ट्रकों की आवाजाही में भी परेशानी हो रही है, जिससे रोजमर्रा की चीजों पर भी असर पड़ा है। लेकिन जो लोग मैदानी इलाकों से बर्फबारी का मजा लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके लिए तो बर्फबारी कुदरत का तोहफा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन कई गाड़ियां सड़कों पर फंस गई थी, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिलहाल अभी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अभी कुछ दिनों और पहाड़ों पर ऐसा ही मौसम रहने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन।